बियॉन्ड बॉर्डर्स बाय नॉर्थ स्टार रेडियोकॉन की तरफ से आपका स्वागत एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर श्रेयस जुएकर एंड डॉक्टर महबूब शेख। डॉक्टर श्रेयस जुएकर जो है वो कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट है, करंटली इज वर्किंग इन सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र। एंड जो दूसरे डॉक्टर साहब हमारे साथ है उनका नाम है डॉक्टर महबूब शेख, जो कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट है। वो अभी सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र स्टेट में अभी काम कर रहे हैं। तो आज हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे उनके जर्नी के बारे में, एमबीबीएस उन्होंने कहाँ से किया, उस एमबीबीएस में उनका सफ़र कैसा रहा, और बहुत सारी चीज़ें जो एक स्टूडेंट जो यहाँ से बाहर एमबीबीएस करने के लिए जाना चाहता है उससे जो सवाल उसके दिमाग में आते हैं, उस सवाल के जो जवाब है वो आज इस एपिसोड में आपको मिलेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल। तो डॉक्टर श्रेयस, प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि आपका सफ़र कैसा रहा? जैसे आपने डिसाइड किया कि भारत के बाहर जाके आप एमबीबीएस करेंगे, तो उस हिसाब में जब आपके दिमाग में पहली बार ये थॉट आया कि हम बाहर जाके एमबीबीएस करेंगे, तो उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस क्या थे और आपने ये डिसीजन कैसे लिया और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया? जी डॉक्टर शैलेश, ये जर्नी हमारी एक साथ ही शुरू हुई थी आपके साथ। ये 2006 की बात है और जस्ट मैं पर पास आउट होने के बाद ही सीईटी देने के बाद आई वॉज 17 साल की उम्र थी मेरी। एंड उस उम्र में शायद ही किसी बच्चे को पता चलता है कि मेरे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी अच्छी है या कौन सी अपॉर्चुनिटी गलत, राइट। तो माँ बाप के फैसले के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का डिपेंडेंसी रहती थी। और उस समय में ऐसा नहीं था कि ये जैसे आजकल के ज़माने में होता है कि इंस्टा है, फेसबुक है या यूट्यूब है और इंटरनेट इतना विकसित हो चुका है आजकल कि आप जब भी जो भी इंफॉर्मेशन डालते हो आजकल इन आपके हैंड्स पे मिल जाती है। वो गलत है या सही, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट मिल जाती है। तो उस समय हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एंड मेरी जो इच्छा थी कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है, ये शुरू हुआ जब मेरी दादी बीमार पड़ी थी। शी सफर्ड, उनको कैंसर की बीमारी हो गई थी। सो उस टाइम जब मैंने देखा कि कैसे हॉस्पिटल्स का काम चलता है, हॉस्पिटल से काम करते हैं, कितनी नीड है हमारे इंडिया में डॉक्टरों की। एंड उस जब सर्च किया, डॉक्टर से बात जब होती थी तो पता चला कि डॉक्टर की बहुत सारी कमी है हमारे देश में। तो उस टाइम डिसाइड किया था। एंड मेरे दादाजी का भी ड्रीम था कि मेरे पापा को डॉक्टर बनाना था उन्हें, लेकिन ड्यू टू सर कि एक एक्सीडेंट उनका हो गया तो वो डॉक्टर की कर नहीं पाए। तो वो ड्रीम कहीं तो अधूरा रह गया था मेरे दादाजी का, पापा का। एंड ये सब सारी चीज़ें को मिलाकर मेरा डिसीजन तय हो चुका था कि मुझे एमबीबीएस ही करना है। शुरुआतों के दिनों में जब बहुत सारी कठिनाइयाँ थी और हमें ऐसे ही एक हमारे जो सिटी है कोल्हापुर में, उधर के एक कंसल्टेंट ने जो हमारे पुराने पहचान के थे, तो उनकी तरफ से हमें पता चला कि ऐसी कंट्रीज़ में बाहर जाके भी एजुकेशन हो सकता है। अच्छा, तो डॉक्टर महबूब, आपके बारे में क्या है? जैसे इनका जो रीज़न है उन्होंने बताया, वैसे आपका क्या रीज़न था कि आपने एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन चुना? देखिए, हर एक का अलग अलग थोड़ा सा ओपिनियन है इसमें। जैसे उसकी परिस्थितियाँ उसके साथ अलग थी, मेरी परिस्थितियाँ मेरे साथ अलग थी। जब मैं 12th पास हुआ तो मैं एक कोल्हापुर शहर गया। तब हमारे वक्त क्या था कि MSCET नाम की परीक्षा थी। तो MSCET दे के फिर उसके अंदर से जो रैंकिंग आएगा उस हिसाब से हमको फर्दर मेडिसिन में स्टडीज़ के लिए फॉरवर्ड होना था। तो उस वक्त प्रिपरेशन के दौरान क्या हुआ कि मैंने एक थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट देखा था, स्टडी इन अब्रॉड। तो उस पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, उसके बाद में इंफॉर्मेशन ली कि कैसे होता है, एक्चुअली क्या होता है। तो फिर मैंने शुरुआत में इंडिया में भी ट्राई किया मैंने, जो इंडिया में हो सकता है तो इंडिया में करेंगे, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है। तो दूसरा ऑप्शन ये था, उस पर हमने थोड़ा रिसर्च किया, घर वालों को सब बताया ये चीज़ें। तो उसके बाद एक कंक्लूजन ऐसे निकल के आया कि हम बाहर भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। तो मुझे बेसिकली कर्नाटक में एक अलबिन मेडिकल कॉलेज बोल के है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ मिला हुआ था मेरे को एडमिशन। तो मेरा उतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं था, तो मैंने सोचा कि
इसके अंदर भी कुछ कर सकते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा मुझे जो फाइनेंशियली हेल्प हो सकता है उसी वो बजट में मेरे को बाहर का कहीं ऑप्शन मैंने सर्च किया। फिर मैंने रशिया के बारे में इंफॉर्मेशन तो इकट्ठा कर ही ली थी। फिर मैंने मेरे एक फ्रेंड है कोल्हापुर में, वो भी डॉक्टर ही है, तो उनके हम दोनों साथ मिलके फाइनल किया कि हम फॉरेन में जाएंगे। तो इस तरह हमारी जर्नी शुरू हुई और अच्छा सफर था। पर आपको डर नहीं लगा कि उस समय जब आपकी उम्र 17-18 साल की होगी और उस टाइम पे हम डिसीजन ले रहे हैं कि भारत के बाहर जाके एमबीबीएस करेंगे? हालांकि हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पे महाराष्ट्र में पले बड़े हैं, जब भी हम सोचते हैं कि महाराष्ट्र के बाहर जाके एमबीबीएस करें या फिर इवन जब कोई डिस्ट्रिक्ट भी स्विच करते हैं तो भी हमें डर लगता है कि कैसे लोग होंगे, खाना कैसे होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का कल्चर कैसे होगा, तो वो सूट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आपके दिमाग में कुछ था या फिर आपने जस्ट वन शॉट एंड जस्ट आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे जाना है एंड आई एम गोइंग टू लाइक डू इट? नहीं, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि था ही वैसे, क्योंकि 10th-12th में ही डिसीजन हुआ था कि मुझे जाना है या मुझे पढ़ना है एमबीबीएस में। अच्छा, तो उसके जो लक्ष्य था मेरा, वो लक्ष्य के लिए छोटी सी कठिनाई तो आई ही, और उन सबको हम उन सब का सोल्यूशन करते करते डिग्रीज को परस्यू किया, यानी एडमिशन ले लिया और एमबीबीएस कंप्लीट करके आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। कठिनाई तो शुरुआत में आई, वहाँ के लोगों का कैसा होगा, आप ये जैसे आपने बताया कि आप महाराष्ट्र स्टेट चेंज करोगे तो इतना दिक्कत आता है, तो आप तो देश चेंज करेगा, जाहिर सी बात है वो किसी को भी आएगा। क्योंकि मेरा 12th के बाद ही मैं बाहर के देश में चला गया डायरेक्ट, तो आती है कठिनाई। जहाँ पर हम गए तो शुरुआत में तो वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर था, क्योंकि जो कंट्री जिस कंट्री में हम जा रहे थे उस कंट्री में तो इंग्लिश का भी हमको थोड़ा उतना ये नहीं था नॉलेज, क्योंकि वहाँ जो वो कंट्री है जो रशिया से मैंने पढ़ाई किया, उस कंट्री में मैक्सिमम रशियन लैंग्वेज बोली जाती है, तो हमको वो नहीं आती थी शुरुआत में लैंग्वेज। और कठिनाई तो यहाँ भी थी। कठिनाई यानी यहाँ पर देखिए, रशिया चूज करने के लिए क्या है एक्चुअली, आइदर आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए यहाँ पर इंडिया में प्रैक्टिस एडमिशन के लिए, या फिर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पर आप इन दोनों के बीच से कोई रास्ता निकाल रहे हो, तो आपको इन सारे कठिनाइयों की जी बिल्कुल, कठिनाइयाँ को देखेंगे तो कठिनाइयाँ बहुत कठिन परिस्थिति, डिफिकल्टीज जो बोलते हैं वो बहुत आती है। और स्पेशली इन दैट एरा, जो जिस एरा की हम बात करें 2006 बात कर रहे हैं, 6 जबकि इंटरनेट इतना फ्लरिश नहीं था। मैंने जैसे कहा अभी, इंफॉर्मेशन जो भी मिलती थी वो आधी अधूरी मिलती थी। तो हम जब गए तो हम पूरा ब्लैंक माइंड से ही गए थे कि उधर क्या होगा हमें पता ही नहीं था। हालांकि ये बात थी कि हमारे साथ जो लड़के आ रहे हैं उनके साथ हमारी पहचान हो गई थी। आप थे, हम सब मिलके ही तो गए थे। और उस समय क्या हुआ था कि ये जो 12 जनों हम 12 लोग हमारा ग्रुप था, तो उसमें हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। हम जब पहुंचे, फ्लाइट का मतलब नाम ही सुना था, देखा था घर से। फ्लाइट जब देखते हैं पहली बार, फ्लाइट में बैठते हैं, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें पहली बार हमारे साथ हो रही थी। एंड वो वीज़ा का प्रोसेस, वीज़ा का मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने क्या बात करनी है, इससे शुरू होता है ये सब। तो अगर एक चीज़ इधर उधर आपने कह दी तो देयर आर चांसेस आपको वो वापस पेज रिजेक्ट कर लें, राइट। तो कठिनाइयाँ आई, लेकिन हम एक साथ थे और हमारे साथ जो लोग थे गए हमारे साथ, उनको भी शायद उतनी बात कम पता ही थी उस टाइम। लेकिन कठिनाई आती है, लेकिन अगर आपको कुछ, जैसे सर ने बताया कि अगर आपको कुछ अपने सपने हासिल करना है और जो बीच का रास्ता आपने चुना है, अगर उसको आपको अचीव करना है, तो इन छोटी छोटी बातों को और कठिनाइयों को ध्यान में और इन पर ध्यान देना, दैट वुड आपके नेगेटिव थॉट्स पे ये करेगा और आपको वो हमेशा पीछे खींचेगा। जैसे मुझे अभी भी याद है कि जैसे हमने डिसाइड किया कि वहाँ पे जाएंगे, रशिया में पढ़ेंगे, एट दैट टाइम जब भी हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जो मुझे याद आ रहा है उस टाइम की बात है, तो वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए वी नीड HIV टेस्ट, राइट, वी हैव टू डू। एंड उस टाइम पे जो रूल्स थे कि वो HIV टेस्ट है दैट शुड बी फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो हमने क्या किया था कि मुझे अभी भी याद है, छत्रपति प्रेमचंद हॉस्पिटल जो है अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ कोल्हापुर, वहाँ पे गए थे। द टाइम व्हेन ही टुक माई सैम्पल एंड उसके बाद जो डॉक्टर थे वहाँ पे, एक्चुअली देयर वाज अ पैथोलॉजिस्ट एंड ही आस्क्ड मी द फुल फॉर्म ऑफ HIV
ही आस्क्ड मी कि आप क्यों कर रहे हो ये टेस्ट? तो मैंने कहा कि हम ऐसे एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं, एंड तो ही आस्क्ड मी द फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी। देन आई एक्चुअली आंसर्ड दैट क्वेश्चन बिकॉज हमें 12th में भी इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया गया था। Then he asked me the full form of AIDS, AIDS, what is the full form of AIDS also. So that was the first time कि जब मुझे ये सवाल पूछे गए, तब I realized कि हाँ, अभी हमें MBBS करना है, and this is the start, and that was the kick for me, like अभी जाना है और पढ़ना है। और वो बात मुझे आज तक इतनी अच्छे से याद है, वो डॉक्टर साहब भी याद है और वो सिचुएशन भी याद है, और आज हम उन्हीं की तरह पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं। एंड दैट जर्नी स्टार्टेड विद दैट पॉइंट, एंड वी आर नाउ वी आर लाइक आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, एंड लाइक वी आर इन फ्रंट ऑफ ऑल, राइट? ओके। तो रशिया में जाने के बाद क्या कठिनाइयाँ वहाँ आपको फेस करनी पड़ी और कैसे एडजस्टमेंट आपने उसको किया? जैसे कि जब वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, दैट इज़ वन, राइट? ये लोग तो क्या मुझे याद है, मैं और डॉक्टर महबूब सर की भी कोई मम्मी डैडी, हमें कोल्हापुर से ही बाय बाय किया गया था उस टाइम, हमारे साथ कोई आया नहीं था। सो दैट वाज फर्स्ट टाइम जी बिल्कुल। मैं जब पहली बार देश से बाहर जा रहे थे, ये भी देश से बाहर पहली बार ही जा रहे थे, और हमारा था कि वो बजट में सब करवाना था। तो मेरे मम्मी डैडी, इनके मम्मी डैडी ने कहा था कि हम मुंबई छोड़ने नहीं आ रहे। हम एक टाटा सुमो गाड़ी करके कोल्हापुर से निकले थे। ये थे, मैं था और एक डॉक्टर अभिजीत पाटिल कलीग थे, और हम सब निकले थे, तीनों ही थे। गाड़ी में ड्राइवर था और एक आदमी था कोल्हापुर से जो हमें गाइड कर रहा था मुंबई में एयरपोर्ट पे कहाँ पहुंचो, क्योंकि जीपीएस का वगैरह। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम यू विजिटेड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट? तो दैट वाज द पर्सपेक्टिव, वो पहला था। और वहाँ से जो शुरू हुआ बॉन्डिंग हमारा। और रशिया में जब पहुंचते हैं, जैसे आपने कहा, पहला ही जो आपको जो डिफिकल्टी जो दिखती है वो है ठंड, क्लाइमेट ठंड। आप जिंदगी में पहली बार बर्फ देख रहे हो, बर्फ पिक्चरों में देखी रहती है हमने, लेकिन अब जिंदगी में पहली बार उसको महसूस कर रहा, दैट इज डिफरेंट थिंग। और शिमला, अभी हमारे जो नॉर्थ में बर्फ रहती है, दैट इज डिफरेंट ऑल टुगेदर। बट उधर की ठंड जो ड्राई ठंड है वो बहुत ही हेवी होती है, और हमें पता नहीं था। हम सैंडल में गए थे, मैं आप लेबो जहाँ तक हम सैंडल में पहुंचे थे, मॉस्को एयरपोर्ट हो गए। बेसिकली सर मैं रुकना चाहूँगा आपको, जब क्या था कि इंटरनेट का ज़माना नहीं था। बेसिकली हम वो जैसे अभी लोग, अभी बच्चे जो है सर्च कर लेते हैं कि वहाँ का वेदर क्या है, क्या पहनना है, क्या खरीदना है, यहाँ से मेरे को क्या कैरी करना है, वो इस वक्त नहीं था। हमको जब भी जो भी इंफॉर्मेशन लेनी थी तो हमें किसी से पूछना पड़ता था। वैसे वहीं पूछने के लिए 10 रुपये पर मिनट खर्च करने पड़ते थे रशिया कॉल करने के लिए, तो उतना वो ये फिजिबल नहीं था। तो जो बताया गया था, जितना बताया गया था उसको सही मानते हुए हम आगे चले, सैंडल में पहुंचे और देखा कि इतनी सारी बर्फ है। एयरपोर्ट पे तो ठीक था वैसे भी, लेकिन एयरपोर्ट का जब पहले दरवाज़ा खुला, हम एयरपोर्ट चेंज कर रहे थे, तब तो भैया बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। अब मैं क्या ही बताऊँ, कैमरे में बता ही नहीं सकता। तो जैसे हम साथ में ही थे एक्चुअली उस टाइम पे, तो जब एक दो इंटरनेशनल, एज वी नो दैट मॉस्को हैज़ 3 to 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड 2 to 3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, सो वी हैव टू चेंज द लाइक टर्मिनल, राइट? सो जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आए और वहाँ से जब हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जा रहे थे, राइट, तो दिस डिस्टेंस वी कवर्ड बिटवीन दिस 2 एयरपोर्ट्स, दैट वाज ह्यूज, एंड दैट वाज लाइक स्टनिंग, एंड लाइक ये क्या है, लाइक हम इंडिया में रहे, बट हाँ कितने किलोमीटर्स जा रहे हैं एंड अभी भी वो टर्मिनल आ नहीं रहा है, एंड वी आर लुकिंग एट द स्पीडोमीटर ऑफ द बस, एंड दैट वाज लाइक 120 किलोमीटर्स पर आवर। ही वाज ड्राइविंग, इट वाज नॉट लाइक मैं सोचा था कि वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा। ट्रैफिकों की जो बात आप कह रहे हैं, इतना ट्रैफिक, मतलब हमने कितने बड़े बड़े रास्ते, ट्रैफिक इतना देखो कि, तो वो सिस्ट जो चल रही थी, तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस था, राइट? नया एक्सपीरियंस था। ओके, मैं कह रहा हूँ ना, जो पिक्चरों में हमने देखा था, तो रियलिटी में, हॉलीवुड पिक्चरों में हम देखते हैं, और ये को रियलिटी में हम हमारे सामने देख रहे थे। दैट्स ये, बट एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो हॉलीवुड में दिखाते हैं यूएसएसआर एंड रशिया, दे शो देम इंफीरियर, बट व्हेन इन एक्चुअल जब हमने वो देखा तो इट इज नॉट लाइक दैट। एक्चुअली दे आर लाइक इक्वली एजुकेटेड, इक्वली डेवलप्ड विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूरोप एंड वेस्टर्न कंट्री, राइट, कंट्रीज। सो ये तो ठीक है, चलो अब रशिया का आपको जैसे फर्स्ट इंप्रेशन था, बट जब आप वहाँ पे पहुँचे यूनिवर्सिटी में, जैसे हॉस्टल में पहुँचे, और उसके बाद जब द डे व्हेन यू एंटर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम, तो क्या ख्याल था? क्योंकि अभी 6 साल यहाँ पे पढ़ना है, राइट, और सब्जेक्ट्स भी पता थे, ऐसे नहीं कि नहीं पता होते।
and the very difficult first subject of our journey is anatomy. It is going to start, and we are going to face, or we are going to deal with the dead bodies and all, right? So ये जो things है, ये आपको सब पता था। तो जब आप फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में गए, तो उस टाइम पे आपको क्या महसूस हुआ? आप क्या सोच रहे थे उस टाइम पे? कि वैसे ही जब हम बड़े एयरक्राफ्ट छोटे एयरक्राफ्ट में होते हुए हम जब बाहर रात को पहुंचे, और बहुत बड़ी वर्षा, मतलब भारी बर्फबारी हो रही थी। -16 टेम्परेचर था उस समय। एंड देन यूनिवर्सिटी की गाड़ी और यूनिवर्सिटी के लोग हमें लेने आए थे। हॉस्टल गए तो आलू की सब्जी और ब्रेड मिला था खाने के लिए। लोग अभी भी याद, ESCS थे वो पहला वाला। हमको सबको रूम दिया गया। फिर हॉस्टल की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। हम हमारे खुद के ब्लैंकेट्स वगैरह कुछ लेके नहीं गए थे, उन्होंने ही सब हमें दिया था। एंड हमें फिर पहले इस जर्नी के बाद हमको फिर यूनिवर्सिटी में भी हमारा जो ये था, जो यूनिवर्सिटी के लोग थे आए थे नेक्स्ट डे, और यूनिवर्सिटी में लेके गए। फिर पूरा डिपार्टमेंट्स हमें दिखाया, डीन ऑफिस कहाँ है, किधर जाना है, अगर उनको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, अगर कठिनाइयाँ कुछ आती है तो किधर कौन से जगह पे जाके क्या हेल्प आपको मिल सकती है, वो सब हमें पहले इसमें दिखाया। और स्टडीज़ का देखा जाए तो देखो, आपके भाई उस समय रशिया में पढ़ रहे थे, 4th ईयर में थे वो, एंड ही वाज अ बिग इंस्पिरेशन एक हमारे लिए, सबके लिए। बट मुझे बेसिकली हमारे घर में मैं पहले ही बार धार्मिक एंटायर जो फैमिली है हमारी, उसमें पहले ही डॉक्टर बनने वाला था। तो बैकग्राउंड एज सच मेडिकल का कोई नहीं था। तो सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने जब आपके साथ जब बातें की, तभी मुझे पता चला कि ये सब BSc सब्जेक्ट 19 वगैरह होंगे हमें। तो शुरुआत की दिन इतने मौज मस्ती में गए, और फिर वो पढ़ाई का जो धीरे धीरे दौर शुरू हुआ। एंड वो दिन जीते गए, कारवां बनता गया। वहाँ का एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा। जब हम पहुँचे हॉस्टल में, उसके बाद एक्चुअली रशिया में जो है कम्युनिकेबल डिसीजेस बहुत कम है। तो वहाँ जाने के बाद हमको शायद याद है कि वो जाने के बाद हमको वहाँ क्वारंटीन लगाया गया, क्वारंटीन वाइज देने से। उसके बाद सो वो बहुत डिटेल में जांच करते थे। वो अच्छा है वो सब। यानी जो 2019-20 में इधर हुआ वो पहले ही हो चुका था। हमारे साथ वो क्वारंटाइन बट 7 डेज का वो जो लॉकडाउन पीरियड है, और हमारे साथ 2006 में हो चुका है। Okay, but it was for 14 days, of course. Actually, that was the first case of typhoid, Salmonella typhoid. So that time we faced quarantine, and actually we got to know that there is such thing, right? राइट। Yes. तो आपको यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लगा? देखिए शैलेश सर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, में आदत थी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ देखने की और ओपन कैंपस देखने की। और जैसे कहा, अभी ठंड का जो सीज़न रहता है, वह ठंड ज़्यादा रहती है, तो क्लोज कैंपस और कॉर्पस, यानी मतलब एक बिल्डिंग रहती है। तो ये नई बात थी हमारे लिए। तो यूनिवर्सिटी के हमारे बहुत सारी कॉर्पस यानी बिल्डिंग्स रहती थी। VIS में हमें वो एक कॉर्पस से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, जैसे तीसरी बिल्डिंग और चौथी बिल्डिंग, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स। और फिर हॉस्पिटल्स में जो हमारी क्लासेस लगती थी, वो एक दूसरे जगह पे जहाँ पे हॉस्पिटल्स रहती थी, तो उधर जाना पड़ता था। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत थोड़ा नया था। और कैंपस जैसे हमारे यहाँ पे ग्राउंड रहता है, ग्राउंड पे गाड़ियाँ लगाते हैं लोग, राइट, और देन पार्किंग रहता है, वैसे कुछ इतना ये क्लोज प्रीमाइस था। तो डिपार्टमेंट्स कैसे थे वहाँ पे? स्पोर्ट्स का कैसे नियोजन था? कैसे स्पोर्ट्स के लिए क्या फैसिलिटीज थी वहाँ पे, बताइए। स्पोर्ट्स तो वहाँ सारे इंडोर गेम्स थे वैसे। फुटबॉल वहाँ पर ज़्यादा खेला जाता है, लोग फुटबॉल देखना भी पसंद करते हैं वहाँ के। और हमारे बच्चे इंडियन स्टूडेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। वो भी अभी भी वहाँ पर बच्चे हैं जो अभी पढ़ते हैं। वॉलीबॉल, हाँ, बैडमिंटन खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। उन सारी चीज़ों का वहाँ इंडोर है, वो सब है वहाँ पर। बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स साल्स हैं वहाँ पर, खेलते रहते हैं बच्चे वहाँ पर, वो भी है। और टीचर के बारे में बताएंगे तो टीचर भी बहुत फ्रेंडली थे हमारे वक्त जब शुरुआत में हम गए थे। तो हमारे एक उसमें मैं एक नाम मेंशन करना चाहता हूँ, ओल्गा मैडम बोल के एक मैडम थी, है फिलहाल, रशियन की टीचर थे। सी इज़ वेरी काइंड, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और पूरा अपने बच्चों की तरह मतलब समय शी इज़ वेरी गुड। ओके। तो वहाँ जो स्पोर्ट्स थे, जैसे आपने कहा कि इंडोर गेम्स है, जैसे वॉलीबॉल है, तो वहाँ पे जो टूर्नामेंट्स होती है, जैसे कि इंटर स्टेट होती है
या फिर इंटरनेशनल होती है, तो उसमें आपको हिस्सा लेने की इजाज़त थी, या फिर आप सिर्फ एज अ स्पोर्ट एज अ क्लास करके खेलते थे, या फिर यू वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम आल्सो विद रशियन स्टूडेंट्स? उनके साथ भी खेल सकते थे हम वहाँ पर, ऐसे नहीं। यू वाज अ पार्ट ऑफ रशियन टीम और इंडियन टेक थी, इंडियन टीम थी। क्योंकि जितना मुझे पता है कि हमने काफ़ी सारे मेडल्स हमारे कलीग्स ने उसमें किया, तो उसमें स्पोर्ट्स में भी है, एंड दैट इज़ अ सब्जेक्ट एक्चुअली, आई थिंक, राइट? यस, दैट इज़ अ सब्जेक्ट, सो यू हैव टू पास, यू हैव टू कंप्लीट दैट आवर्स आल्सो ऑफ द स्पोर्ट्स, राइट? तो अभी ये तो थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन हुआ, जैसे हम कैसे गए, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा, वहाँ पे कैसा था, वो सब कुछ हो गया। बट जो मेन थिंग है, जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि वहाँ पे जाने के बाद जब आप वहाँ पे रहे, तो ड्यूरिंग योर जर्नी, राइट, इन रशिया, आपने पहली बार कब एफएमजी के बारे में सुना? दैट इज़ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है that is for becoming a doctor, and if you want to become a doctor in India, like you have to pass that FMG and then only will get the license that. तो फर्स्ट टाइम आपको FMG के बारे में कब पता चला? एफएमजी के एग्ज़ाम के बारे में मेरे को सबसे पहले पता चला थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर से हम लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा करने लगे, और दिक्कत ये थी कि हमारे वहाँ पर पहली बैच थी, तो हमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। थर्ड ईयर में जब हमको पता चला कि एक एग्ज़ाम भी है, एग्जिट एग्ज़ाम होती है, और उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, इंडिया में जाके उसके लिए क्लासेस हैं, तो हमने थर्ड ईयर में जैसे पता चला, तो थोड़ा सा वहाँ का भी स्टडी रहता था, या जो वो पढ़ाते थे उसके साथ साथ ही हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके हम फोर्थ ईयर से मोस्टली स्टडी स्टार्ट कर दी थी। फोर्थ ईयर से स्टडी अगर आप स्टार्ट करोगे तो दैट विल बी इजी टू क्लियर द एफएमजी एग्ज़ाम। इतना कुछ ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट कम है, लेकिन पढ़ाई करना पड़ता है। डॉक्टर सुरेश, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं एंड हाउ यू स्टडीड फॉर द एग्जामिनेशन? देखिए, जो अभी महबूब सर ने बताया कि आपको 19 सब्जेक्ट्स होते हैं कुल मिला के एमबीबीएस में, जिनकी आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती, लेकिन इनके अलावा में बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, हाइजीन रहता है, और बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन उनको भी आपको क्लियर करना रशिया में ज़रूरी है। तो देखा जाए तो ये सब मिला के आपको एक आपका करिकुलम बन जाता है, लेकिन 19 सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है, जिनमें प्री क्लिनिकल्स है, क्लिनिकल्स है एंड पैरा क्लिनिकल्स है, ऐसे तीन इसको ग्रुप में बांटा जा सकता है, और उस 19 सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ाई करते हुए आपको एफएमजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। एंड ये 19 सब्जेक्ट्स की जैसी आप पढ़ाई, अभी देखो, हम जैसे सर ने बताया, हमें पता थर्ड ईयर से जब पता चला कि ऐसे करना है, और जैसे गाइडेंस ही नहीं था हमारे सामने, कोई सीनियर ही नहीं था, तो हम अपने हिसाब से पढ़ रहे थे, हम अपने हिसाब से कर रहे थे, इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। लेकिन आज अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं, और अगर आप आपके व्यूअर्स को अगर बताना चाहते हैं, तो हम बता सकते हैं कि आप देखो, थर्ड ईयर तक आप अपने बेसिक्स पक्के कर लो, उसकी पढ़ाई अगले 3 साल में जब आपको ख़त्म करना है, ख़त्म कर लीजिए, एंड देन इट बिकम्स ईजियर, बिकॉज जो बेस आपका पक्का बन जाता है, ऐड ऑन करने में जो अगले 6-12 सब्जेक्ट्स हैं, उनको ऐड ऑन करने में आसानी हो जाती है। तो कुल मिला के 19 सब्जेक्ट्स रहते हैं बेसिक, ये इसका आंसर है। ओके, तो ये तो हुआ एफएमजी के बारे में। एफएमजी के बारे में और अभी हम जानेंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट अ सुपरफिशियल थिंग एक्चुअली, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए डिफिकल्ट, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, राइट? यू आर गोइंग टू ट्रीट ह्यूमन बींग्स, सो यू शुड बी दैट मच रेडी विथ योर नॉलेज एंड योर स्किल्स, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसके बाद मैं डॉक्टर महबूब से सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर उस टाइम पे जब आप पढ़ते थे, उस टाइम पे अगर आपके साथ नॉर्दर्न स्टार एडुकॉन जैसा कोई सिस्टम आपके साथ होता, तो क्या इससे कोई एक्स्ट्रा एज या फिर इससे कोई ज़्यादा हेल्प आपको आपके पढ़ाई में, वैसे ही आपके ओवरऑल जो जर्नी जो था रशिया में, उसको कुछ हेल्प मिलती आपको, या आपका क्या कहना है इस पे? जी, बिल्कुल मिलती है शैलेश सर। जैसे कि हमको कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं था, या आगे वाले पढ़ाई के स्टूडेंट्स नहीं थे, तो 100% वो बेनिफिशियल होता हमारे लिए, क्योंकि वो लोग जो, जैसे अभी हम खुद ही एक नॉर्दर्न स्टार के लिए काम करते हैं, जैसे हम अभी के बच्चों को बताते हैं कि ये सब्जेक्ट्स हैं, ये पढ़ो, इतना आवर्स इसमें लगाओ, और ये सब्जेक्ट्स पे से इतने मार्क्स आएंगे, इतने क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, तो ये अगर होता तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही बेनिफिशियल रहता हमारे को, अगर ये होता। अच्छा, तो यस डेफिनेटली, अभी उस वक्त हमने ये लैक किया।
तो कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ गया है उस एग्ज़ाम का। पहले उसके रिजल्ट्स बहुत कम आते हैं, लेकिन उस समय लोग भी कम देते थे, लेकिन आज देखा जाए तो हर साल इंडिया से बहुत सारे बच्चे, हज़ारों की तादाद में बहुत लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। और उनका अगर देखो, जैसे मैथमेटिक्स है, डिनोमिनेटर जैसे बढ़ जाता है और पास होने पर ध्यान अपने, तो वो एग्ज़ाम हमेशा ही टफ रहेगी आपके लिए। बट अगर आपको गाइडेंस अच्छा मिल रहा है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कोई रेफ़र करना है, या अगर चीज़ें आपको कोई बताने वाला है जिसने ये सब किया हुआ है, देन एंड देन ओनली वो आपको एक्सपीरियंस आपका दे रहा है, वो खुद का एक्सपीरियंस आपको दे रहा है। तो वो ऐसे अगर हमारे दौर में अगर ऐसी चीज़ होती तो देखिए ये चीज़ें हमारे लिए इतने डिफ़िकल्ट नहीं जाती, क्योंकि हम दिल्ली में आए, वापस आए, रिमेंबर वापिस से हम जैसे गए थे तीनों, वैसे महबूब, आप और मैं आए, और मैं अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेस में थे, हमारे गाँव नहीं गए थे वापस, हम डायरेक्टली आए, दिल्ली में ही पहुँचे। दिल्ली में आके उधर गौतम नगर एरिया है, उसमें अगर आप देखा जाए तो एक नाला बगल से जाता है, एम्स के पीछे वाली वो एक कॉन्ट्रास्ट, ह्यूमन कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम वेस्ट साइड टू राइट गौतम नगर। एकदम कहाँ थे, आसमान से आए और कहाँ पे उतर गए जुर्मेट प्यास के। वो ऐसी वाली सिचुएशन थी। और नहीं सर, वो ज़रूरी था ही, लेकिन कैसा है कि अगर कोई बताने वाला होता मतलब भाई गौतम नगर इस आर्मी के पास जाओ, वो करो, ये आपको दे देगा। हॉस्टल में रहे हम, उसके आने के बाद फिर हमने फिर वो खुद से देखा एरिया, खुद से एजेंट्स पकड़े, खुद से रूम करा, तो आपको सब कुछ करना पड़ा उस टाइप पे। कोई हाथ पकड़ के बताने वाला रहता, लेकिन फ़ायदा हमें हुआ कि हमें पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल गया मेरे। अगर आज के दौर में अगर किसी को भी कुछ भी आता है तो फ़ोन पे बता सकते हैं, भाई उस गली के उस कोने में जा, उधर वो मिल सकता है। यस भाई, उसमें एक छोटी-सी चीज़ ऐड करूँगा मैं कि उस टाइम का जो दौर था, वो उस टाइम पे वर्चुअल कुछ नहीं था, जैसे ऑनलाइन अब आजकल देखते हैं, देयर नथिंग ऑनलाइन। तो उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है, से 4th ईयर की स्टडी जब हमने स्टार्ट की थी, तो हम एक सीडीज़ का एक बंच हमने मंगाया था, डॉक्टर नजीब करके हैं, ही इज़ फॉर वेरी वेरी रिनाउंड प्रोफेसर इन पाकिस्तान एंड टीचर्स इन गल्फ कंट्रीज़। तो वो हमने पोस्ट से मंगाया था उस टाइम पे, एंड व्हेन ही स्टार्टेड टीचिंग, I was quite influenced by him, like I want to become like him. How he's teaching, right? So very तो उन्होंने एक बात कही थी उस टाइम पे कि जो भी पढ़ रहे हो, whatever you read, and this is for all the students actually who are willing to go to Russia and who are preparing for the FMG. उनका कहना था कि whatever you read for 6 times. So this is a rule of 6. In his words, it is a rule of 6. Once you read anything for 6 times, the exam is not difficult for you. So that is like what I remembered, right? So डॉक्टर सुरेश, अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर FMG, you came to India, you passed, okay? So now what are you doing now? So आप क्या करते हो? आपका अभी प्रोफाइल क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है? 2012 में मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली में जैसे हमने पढ़ाई की, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने क्लियर किया। उसके बाद इंटर्नशिप मैंने किया पुणे में। पुणे के बाद मेरा बैंक लोन के थ्रू मैं गया था, फाइनेंशियल कंडीशंस ये वो थी, तो मैंने बैंक लोन लिया हुआ था, तो वो रीपे करने के लिए आई स्टार्टेड इन गवर्नमेंट जॉब शुरू गवर्नमेंट से मैंने जॉब शुरू कर दी। एंड उसके साथ ही मैंने 8 साल जॉब करने के बाद मेरी उसी समय फिर इसी दौरान शादी हो गई, बच्चे हो गए। एंड देन 8 साल के बाद मैंने सोचा कि अभी PG मतलब MBBS के बाद कुछ न कुछ ABCD चाहिए। तो मैंने सोचा कि MBBS के बाद अभी 8 साल हो गए हैं, तब कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन 8 साल बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, यहाँ का जो होता है PG के लिए, एग्ज़ाम पास करा, और फिर मैंने पैथोलॉजी की पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। एंड अभी मैं सीनियर ड्रग सेफ्टी फिजिशियन से काम करता हूँ, पैराक्सिल की के एक मोहाली बेस्ड कंपनी क्लिनिकल रिसर्च में काम करता हूँ। जो नई दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनमें डॉक्टर्स लगते हैं कि एडवर्स इवेंट, ये गोली के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, उस पर काम हम करते हैं। एंड वैसे कहा जाए तो बहुत ही अच्छी चैलेंजिंग प्रोफाइल है अभी मेरी। बहुत सारे इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स में काम मुझे करने का मौका मिलता है। सो डॉक्टर महबूब, आप अपने बारे में बताइए। देखिए, पहले एग्ज़ाम होने के बाद फिर मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई। दिल्ली में ही इंटर्नशिप किया मैंने, सेंट स्टीफन्स मेडिकल कॉलेज है दिल्ली में, 30,000 में, वहाँ पर मेरा इंटर्नशिप हुआ। उसके बाद फिर मैंने फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में काम किया 2 साल तक। फिर वहाँ के बहुत सारे ICUs में काम किया मैंने। फिर वहाँ से मैं शिफ्ट हुआ महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में आने के बाद फिर मैंने एग्ज़ाम दी। एग्ज़ाम देने के बाद फिर मेरा एडमिशन हो गया गायनी ऑप्स में, तो मुझे सीट मिला वो गायनी ऑप्स का। तो अभी फ़िलहाल मैं सातारा के छत्रपति संभाजी महाराज मेडिकल कॉलेज में एज अ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट बोल के काम करता हूँ। मेरे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं जो बाहर देश से पढ़ाई करके उनकी इंटर्नशिप जो होती है वो मेरे अंडर ही होती है। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक 40 स्टूडेंट्स हैं जो उनको मैं गाइड करता हूँ, उनकी मैं ड्यूटीज़ लगाता हूँ, उनको मेडिसिन में या फिर सर्जरी में या फिर मेरे डिपार्टमेंट में जब होते हैं तो मेरे साथ अच्छा उनका कोलैबोरेशन बनता है, क्योंकि वो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं और मैं भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, तो हमारा बॉन्डिंग वगैरह अच्छा रहता है। तो इसी तरह हमारा अभी काम चल रहा है फ़िलहाल। So you mean you are in clinical practice and in academics also, yeah, right? Yes. Okay, thank you. So हमारे साथ थे आज डॉक्टर महबूब एंड डॉक्टर श्रेयस। उन्होंने हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। हालांकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो हम कवर नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि समय का तगादा है, तो हम पूरा डिस्कस नहीं कर सकते। बट इसके आगे भी हम और पॉडकास्ट बनाएंगे जिसमें इसके आगे हम और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। और आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हो या मेल कर सकते हो। वी आर देयर फॉर यू ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।